हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जी स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉलिटी के क्वेश्चन। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हेल्पफुल आपके एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। आपके 16, 20 और 23 जुलाई के एग्जाम को देखते हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पॉलिटी से बन सकते हैं उन सभी को आज डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक है, एक ही वीडियो में सभी को कवर करने वाले हैं। तो भाई प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हमारी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। और भाई डेली हम इसी टाइप से बिहार पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो भाई प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया है। तो भाई राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया है महाभियोग प्रक्रिया। ठीक है, जिसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 61 के तहत। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, तो प्लीज़ आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, 50+ क्वेश्चन आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी आएगा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिन पूर्व दी जाती है? तो भाई राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया लगाने की सूचना उसको दी जाती है तो भाई 14 दिन पूर्व दी जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति को इस बात की जो सूचना दी जाती है वह 14 दिन पूर्व दी जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो भाई 35 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह है 35 वर्ष। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो भाई लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, और जिसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 85 में। तो भाई एक एक क्वेश्चन प्लीज़ आप नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, आर्टिकल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं तो आप प्लीज़ इसको नोट डाउन करते चलिएगा क्योंकि आर्टिकल से आपके क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार किसके पास होता है? तो भाई मृत्युदंड को क्षमा करने का जो एकमात्र अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, जिसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया? तो भाई एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था तो एम हिदायतुल्ला। ठीक है, एम हिदायतुल्ला थे जो कि मुख्य न्यायाधीश थे और इन्होंने राष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो भाई राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया जाता है संसद व राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है? तो भाई लोकसभा के कुल 2 सदस्यों को, ठीक है, मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भाई योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती है। ठीक है, और बात करें योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भाई योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं तो जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं उनको योजना आयोग का अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, वर्तमान जो भी प्रधानमंत्री होंगे आपके वर्तमान में तो वो ही क्या होंगे, योजना आयोग के अध्यक्ष कहे जाते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो भाई राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर होता है राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति किसके परामर्श पर करता है? तो भाई राष्ट्रपति जी जो मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं तो वह किसके परामर्श पर करते हैं? तो भाई प्रधानमंत्री के परामर्श पर की जाती है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति। तो एक एक क्वेश्चन को आप प्लीज़ नोट डाउन करते चलेगा और इसी टाइप के मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए आज की वीडियो में रखे गए। तो भाई प्लीज़ वीडियो का पूरा वॉच कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का वीडियो हो जाता है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो भाई किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, स्वयं राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की जाती है राष्ट्रपति शासन की और जिसका कि वर्णन किया गया अनुच्छेद 356 में। तो भाई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है अभी। ठीक है,
आपकी 16 तारीख के एग्जाम में मे बी ये क्वेश्चन पूछा गया है, 16 तारीख या 20 तारीख के एग्जाम में, ठीक है, 16 या 20 जुलाई के एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है किस अनुच्छेद के तहत। तो भाई 356 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 356वें अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है, ठीक है, किसी भी राज्य में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे। तो भाई बात करें निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित जो राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी थे जो कि निर्विरोध राष्ट्रपति थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किन दो राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो भाई किन दो राष्ट्रपतियों की जो मृत्यु हुई थी उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो भाई फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर जाकिर हुसैन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन दो राष्ट्रपतियों की मृत्यु हुई थी इनके कार्यकाल के दौरान, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे। तो भाई भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, ठीक है, वीवी गिरी हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे भारत के, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी। तो भाई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली जो प्रथम महिला उम्मीदवार थी तो वह थी लक्ष्मी सहगल, ठीक है, कैप्टन लक्ष्मी सहगल हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर बात करें भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भाई भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ठीक है। और भारत का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और महिला की बात करें तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ठीक है। और अगर यहीं पे हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री की, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या हो जाएंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और बात करें भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की, तो भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। तो भाई ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आपसे किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसी के बेसिस पे आज की वीडियो को हमने कवर किया है। तो प्लीज आप लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो भाई बात करें राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो भी होंगे तो उनके द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। और बात करें भारत के वर्तमान राष्ट्रपति की, तो भाई भारत की जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वह कौन, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, जो कि क्या है भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति है, ठीक है। तो भाई ये एक महिला राष्ट्रपति है भारत की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो भाई संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाते हैं तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो भाई लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की, जिसको कि राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं। तो भाई संयुक्त अधिवेशन में जो निर्णय लिए जाते हैं बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं संयुक्त अधिवेशन में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है। तो भाई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को जो वेतन प्रदान किया जाता है तो भाई सिंचित निधि द्वारा, ठीक है, सिंचित निधि द्वारा इनको वेतन प्रदान किया जाता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था। तो भाई बात करें सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था पंजाब राज्य में, ठीक है, पंजाब राज्य में 1951 में लागू हुआ था। और बात करें राष्ट्रपति शासन की जो व्याख्या की गई है तो भाई अनुच्छेद 356 के तहत की गई है, ठीक है, अनुच्छेद 356 में की गई है। और पंजाब राज्य था आपका जिसमें सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। और बात करें कब किया गया था तो भाई 1951 में। तो भाई ये सभी पॉइंट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, तो प्लीज़ आप जरूर से देख लीजिएगा और कवर और नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति शासन की अवधि न्यूनतम या अधिकतम हो सकती है। तो भी बात करें राष्ट्रपति शासन की जो न्यूनतम अवधि हो सकती है 3 माह, ठीक है। और बात करें अधिकतम कितनी हो सकती है तो भाई अधिकतम हो सकती है 6 माह तक, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। तो भाई संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 63 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है। तो भाई यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उस समय कार्यभार कौन संभालता है उसका। तो भाई उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालते हैं उनकी अनुपस्थिति में। तो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों से संबंधित चुनाव को कौन संभालता है? तो भाई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों से संबंधित चुनाव जो होते हैं उनको संभालता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई? तो भाई संविधान के अनुच्छेद 74(1), ठीक है, अनुच्छेद 74(1) में प्रधानमंत्री के पद की व्याख्या की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी का काम कौन करता है? तो भाई मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी का काम जो किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भाई यह अविश्वास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले जो प्रथम प्रधानमंत्री थे तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, जो कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित? तो भाई दंड संहिता की जो धारा 320 है, 302 है, वह संबंधित है हत्या से। ठीक है, हत्या से संबंधित है दंड संहिता की धारा 302। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो भाई एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, यह अनुच्छेद में 153 में वर्णित है। ठीक है, 153(2) के द्वारा वर्णित है, अनुच्छेद 153(2). ठीक है, उसमें वर्णित किया गया है कि एक व्यक्ति 1 से 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? तो भाई प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 170 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 170 के तहत इसकी विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो भाई लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है क्या? लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, और मैं किसी एक क्वेश्चन को इंपोर्टेंट यहाँ पे नहीं बोल सकती क्योंकि सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, और काफ़ी बार रिपीटेड है, काफ़ी बार पूछा गया है। आपको एग्जाम का लेवल देखकर पता लग गया होगा कि भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई प्लीज़ आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो भाई इसी तरीके की मोस्ट इंपोर्टेंट और यूजफुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हमारी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। तो भाई देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाई बात करें 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल अधिनियम से। ठीक है, दल बदल अधिनियम से संबंधित है 10वीं अनुसूची। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी। तो भाई दल बदल विरोधी कानून को जो मान्यता दी गई थी 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो भाई राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में। ठीक है, 1980 में पारित किया गया था राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो भाई संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 के तहत। तो भाई प्लीज़ आप ये आर्टिकल्स वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आप प्लीज़ इनको नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम राजभाषा आयोग किस वर्ष गठित हुआ? तो भाई बात करें प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ था 1955 में। और अगर बात करें प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष की तो भाई बीजी खैर। ठीक है, बीजी खैर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीजी खैर जो कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो ये क्वेश्चन भी आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई बीजी खैर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम राजभाषा आयोग जो गठित किया गया था 1955 में गठित किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है। तो भाई उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में जो उपबंध किया गया है अनुच्छेद 124 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया गया है उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान कौन सा अनुच्छेद करता है? तो भाई सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान किया जाता है अनुच्छेद 137 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान किया जाता है। तो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो भाई भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या 25 है। तो भाई ये क्वेश्चन भी आपका अभी जो आपके एग्जाम हुए हैं तो उनमें पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो भाई 25, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ? तो भाई बात करें जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 30 अक्टूबर 1951 में, ठीक है, प्रथम अधिवेशन हुआ जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का। और अगर बात करें कि संविधान जम्मू कश्मीर में कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा जो प्रदान किया गया था, तो भाई अनुच्छेद 370 के तहत इन जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, जिसको कि 2019 में, ठीक है, 2019 में इसको समाप्त कर दिया गया है। ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन अब इस टाइप से पूछा जा सकता है कि किस वर्ष समाप्त किया गया। तो 2019 में जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था उसको हटा दिया गया है, यानी कि 370 जो आर्टिकल था इसको पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है, ठीक है, इसके जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के तौर पर। तो भाई प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुपर कैबिनेट कहलाता है, तो भाई सुपर कैबिनेट कहा जाता है योजना आयोग को, ठीक है, योजना आयोग को क्या कहा जाता है? सुपर कैबिनेट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो भाई अनुच्छेद 343 संबंधित है संघ की राजभाषा से, ठीक है, ऑप्शन और संघ की राजभाषा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा। तो भाई प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, काफ़ी बार पूछे, काफ़ी रिपीट हो रहे हैं आपके एग्जाम में, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो भाई अनुच्छेद 352 संबंधित है आपातकाल से, ठीक है, आपातकाल से संबंधित है अनुच्छेद 352। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? तो भाई संविधान का अनुच्छेद 326 जो कि भारत के नागरिकों को क्या देता है? वोट देने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 326 के तहत दिया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल कितनी संख्या है? तो भाई लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल कितनी संख्या होती है? तो भाई कुल 22 संख्या, ठीक है, कुल 22 व्यक्ति होते हैं लोक लेखा समिति में, कुल 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यायिक संघीय न्यायपालिका का वर्णन है, तो भाई संघीय न्यायपालिका का जो वर्णन है अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक, ठीक है, जो कि संघीय न्यायपालिका का क्या है? वर्णन किया गया है अनुच्छेद 124 से 147 तक, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्र का नीति निदेशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है, यह किसने कहा? तो भाई ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार पूछा गया है। तो राष्ट्र का नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है, ठीक है, यह किसने कहा था? तो भाई ये कहा था केटी शाह ने, ठीक है, केटी शाह द्वारा यह कहा गया था कि राष्ट्र का नीति निदेशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है। तो भाई ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं हैं, तो भाई संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं कौन सी हैं? तो अंग्रेजी एवं फ्रेंच आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अंग्रेजी और फ्रेंच जो भाषा है संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा है। तो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो भाई नागरिकों के लिए जो एक समान सिविल संहिता है तो अनुच्छेद 44, ठीक है, अनुच्छेद 44 में है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 14 में कानून के समानता का अधिकार किस देश से लिया गया? तो भाई अनुच्छेद 14 के में कानून के समानता का अधिकार किस देश से लिया गया? तो भाई ब्रिटेन से लिया गया है। आप कानून के समक्ष समानता का जो अधिकार है तो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन किस वर्ष हुआ? तो भाई बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन 1950 में किया गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा किस वर्ष अपनाया गया? तो भाई राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। तो भाई काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भाई लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे अनंत शयनम अयंगर, ठीक है, अनंत शयनम अयंगर थे जो कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया है। तो भाई संविधान के 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया है।
92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ठीक है, तो भाई ये नोट डाउन कर लीजिएगा। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा आपकी 8वीं अनुसूची में, जिसमें कि 22 भाषाओं को जोड़ा गया है, ठीक है, उसमें बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली, ठीक है, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, जिनको कि टोटल मिलाकर के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपके पास हमारी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुँच जाए।